Welcome to Global Education. Social Studies, Class 8th, Chapter 16, Gujarat State Board of School Textbooks, Parliament and Law. इंट्रोडक्शन पर अगर हम आते हैं इस चैप्टर के, तो ये डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं. डेमोक्रेसी जो होता है वो आप सब जानते ही हो कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है. तो एक आप इमेजिन करिए कि एक स्कूल है जहाँ पर सब कुछ जो है प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट मिलके चला रहे हैं. जैसे कि शाला पंचायत, शाला समिति, इस तरीके से स्टूडेंट जो हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक मौका दिया गया है कि वो भी स्कूल के कार्यों में अपना हिस्सा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करें, उसके डिसीजंस लें. कैसे स्कूल चलता है उनको पता चल जाएगा. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया हुआ है कि हर ग्राम में पंचायत होएगी. जो ग्राम पंचायत है वो मैनेज करेगी विलेज को, विलेज लेवल एक्टिविटी, ग्राम के जो उसके एरिया की जो एक्टिविटी है, गांव के लेवल की एक्टिविटी, वो ग्राम पंचायत मैनेज करेगी. एक छोटे शहर में, स्मॉल टाउन में म्यूनसिपैलिटी हैंडल करेगी सब कुछ. फिर थोड़ा सा बड़ा टाउन आएगा तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आके हैंडल करेगी. मतलब जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ग्राम पंचायत, फिर म्यूनसिपैलिटी, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर और बड़ा साइज़ हो जाएगा तो विधानसभा स्टेट लेवल पर आ जाएगी. और अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो पार्लियामेंट आ जाएगा. और इंडिया में सर्वप्रिय कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे पार्लियामेंट भी होता है, फिर एग्जीक्यूटिव भी होता है. बताएंगे आपको एग्जीक्यूटिव क्या होता है. और साथ में जुडिशरी भी होती है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे तीन चीज़ें आती हैं: पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब पार्लियामेंट की हम बात करें तो पार्लियामेंट में अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है. अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा. उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी. उनकी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, स्टेट लेजिस्लेचर से उनकी वोटिंग होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उनको वोट मिलके वो वहाँ पर आते हैं राज्यसभा में, अपर हाउस में, पार्लियामेंट के, सेंट्रल यूनियन के पार्लियामेंट में आते हैं. और जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा कहलाते हैं. लोकसभा, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं. ये भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको एमपी कहा जाता है. मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो मेंबर्स हैं उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स जो हैं, अनलाइक राज्यसभा जो इनडायरेक्ट वोटिंग से आते थे, यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं. डायरेक्ट वोटिंग का मतलब है कि जहाँ पे पब्लिक खुद वोट करती है. और राज्यसभा में जो होता है वहाँ पे इनडायरेक्टली वोट करता है. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं, एमएलएस, वो उसके लिए वोट करते हैं. अपने स्टेट से, उनके स्टेट से कौन कौन एमपी बन के राज्यसभा में जाएगा उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से वोट करते हैं. और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर अकेला तो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता ना, तो वो अपने अंडर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रखता है जो वो नियुक्त करता है कि ये मेरे को असिस्ट करेंगे, ये फॉरेन अफेयर्स में असिस्ट करेगा, ये होम अफेयर्स में असिस्ट करेगा, ये लीगल में असिस्ट करेगा, ये कंपनी अफेयर्स में करेगा, इंडस्ट्रियल में, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट में. ऐसे इस तरीके से वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग मिनिस्टर्स रखते हैं. तो वो सारे के सारे मिनिस्टर्स को जब कलेक्ट करके एक साथ बात करते हैं तो उनको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो एग्जीक्यूटिव में आ जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फिर जुडिशरी. जुडिशरी जो होता है, जो उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री का रहता है. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं. और उसके बाद में स्टेट लेवल पे आ जाते हैं हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के बाद में
मतलब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट, एक आध एक्सेप्शंस हैं, उसके अलावा हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के नीचे में डिस्ट्रिक्ट लेवल में सारे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स रहते हैं। फिर और नीचे जो आता है वो आता है तालुका लेवल में भी हर तालुका में कोर्ट रहता है, तालुका लेवल के नीचे में भी कोर्ट्स रहते हैं। तो इस तरीके से जुडिशरी का भी रहता है। अब अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो इस फिगर से आ जाता है कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में लोकसभा यानी कि लोअर हाउस एंड राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। लोकसभा में डायरेक्ट पीपल जो हैं लोग इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से लोग इलेक्ट होके आते हैं। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। फिर आता है जुडिशरी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे में उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जैसे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के और नीचे में हाई कोर्ट हर स्टेट में रहेगा, फिर उसके हर नीचे नीचे जाते जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, इस तरीके से लेबर कोर्ट, ऐसे सब कोर्ट्स रहेंगे। तो लेजिस्लेचर पे हम आते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यहाँ पर हम आते हैं। तो लोकसभा में उसमें सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो लोकसभा में 545 मेंबर्स है, बहुत बड़ा मेंबरशिप है लोकसभा की, तो इतनी सीटिंग कैपेसिटी भी रहनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके लिए भी कुछ सीट्स एलोकेट करके रखी हुई है, क्योंकि वो है तो इंडिया का पार्ट ना, उसके लिए भी कुछ सीट्स एलोकेट करके रखी हुई हैं। तो वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं, अगर पीओके इंडिया में आ जाएगा, अल्टीमेटली आना ही है, तो वो पीओके के भी मेंबर्स जो हैं उनके लिए भी सीटें रखी गई है। तो खैर अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, वो उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज से वो इलेक्ट होके आते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो स्प्रेड हुई हुई हैं स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में। तो सारे स्टेट्स की कुछ निर्धारित कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, इतने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इस स्टेट में। अब आप कहोगे कि डिवाइड कैसे होता है, तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट में कितने पॉपुलेशन है और उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। हर स्टेट को उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करके वहाँ पे इलेक्शन करा जाता है। तो एफर्ट्स करे जाते हैं कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, और हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है लोकसभा को। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं वो लोगों के वोटिंग से डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग से नहीं, डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट होके आते हैं, इसके लिए हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो लोकसभा के कितने नाम हो गए, एक तो हो गया कि आप लोअर हाउस, एक लोकसभा, एक हाउस ऑफ पीपल, तो 3 नाम हो गए। नोट कर लीजिएगा अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउस ऑफ पीपल, तो हाउस ऑफ पीपल इज नथिंग बट लोकसभा और द लोअर हाउस, एंड लोअर हाउस एंड अपर हाउस बोथ फॉर्म द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी, और ऐसी जो सीट्स रिजर्व्ड होती है एससी और एसटी के लिए, वहाँ पे सिर्फ वो रिलेवेंट जो भी जिसके लिए भी रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, सिर्फ उसी का कैंडिडेट, उसी का बोनाफाइड कैंडिडेट जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़के आ सकता है वहाँ पे, और वो कंट्री लेवल पे आके, नेशनल लेवल पे आके अपनी जाति, धर्म, अपने रीजन की समस्याएं जो हैं उसका क्या इलाज करा जा सकता है, वो सब पूरी कंट्री के साथ में शेयर कर सकता है, पूरी कंट्री भर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ शेयर करता है कि हमारे को क्या चाहिए, हमारी क्या नीड्स हैं, और हमारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है या क्या अच्छी चीज़ हो रही है, और ये जो अच्छी चीज़ हो रही है ये और ज़्यादा करनी है, जो बुरी चीज़ हो रही है उसको हटवाना है। इस तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है कि मेरे टाइप के जो उसके कास्ट वाले हैं या उसके रीजन वाले हैं या उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग जो हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें वो अपने
पेश कर सकता है, उसके ऊपर डिबेट करवा सकता है, उसके समाधान करवा सकता है। और गुजरात स्टेट की जहाँ तक बात करते हैं तो गुजरात स्टेट के पास में 26 सीट्स हैं लोकसभा में। 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो गुजरात को कवर करती हैं गुजरात की पॉपुलेशन के अनुसार। तो अब लेजिस्लेचर में जो हम पढ़े हुए हैं उसमें लोकसभा में एमपी बनने के लिए, एमपी का मतलब है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है। भाई इंटर पास चाहिए, आपको ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, मास्टर्स करा हुआ होना चाहिए, डॉक्टरेट करी हुई होनी चाहिए, क्या करा हुआ होना चाहिए। ऐसे कहीं पे भी जाते हो तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपने क्या कुछ करा हुआ है। तो वहाँ पर जब आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपसे क्या कुछ वो चेक करके आपको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं, नंबर 1 पे आता है सिटीज़न ऑफ इंडिया, क्या आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो। फिर आपका एज क्या 25 ईयर्स एंड अबव है कि नहीं है। तीसरी चीज, आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, आप कल्प्रिट नहीं होने चाहिए, यानी कि आप दोषी नहीं होने चाहिए किसी क्रिमिनल केस ऐसे वैसे में, कल्प्रिट नहीं होने चाहिए। फिर आप अनस्टेबल माइंड के नहीं होने चाहिए। 3 चीज़ें नो में, नॉट में आती हैं। नॉट में या नो में आने वाली 3 चीज़ें हैं, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कल्प्रिट नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल माइंड नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ और भी आती है जो नॉट में आती है, आप एक सरकारी एम्प्लॉय, सैलरीड सरकारी एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज़ अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आती हैं बेसिक क्वालिफिकेशंस लोकसभा का एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अब लेजिस्लेचर जो है इसकी टर्म क्या है, लोकसभा की टर्म क्या है। लोकसभा की टर्म जो है वो है 5 इयर्स, टेन्योर 5 इयर्स। 5 साल के बाद में लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा और नई लोकसभा बनाएंगे। फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू दोबारा मतदान होएगा, इलेक्शन होएगा, वोट डलेगा और आप अपना कैंडिडेट चुन के उसको आगे भेजेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आफ्टर एवरी 5 इयर्स जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और नया इलेक्शन के थ्रू आप अपने कैंडिडेट दोबारा भेजिए। लेकिन यहाँ पे एक वो चीज़ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन इंडिया का सुप्रीम पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर चीज़ होती है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ये पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है 5 साल की टर्म खत्म होने से पहले भी, या फिर वो लोकसभा की टर्म को 5 साल से बढ़ा भी सकता है। लेकिन ये पावर प्रेसिडेंट के पास में है और ये पावर सर्टेन स्पेसिफिक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को सपना है चलो भैया इस बार हम इलेक्शन थोड़ा सा देर बाद में करेंगे, हमको तो यही पार्लियामेंट अभी अच्छी लग रही है तो उसने एक्सटेंशन दे दिया, ऐसा नहीं है। या ये पार्लियामेंट मेरे को पसंद नहीं आ रही, ये मेंबर्स जो हैं ये पसंद नहीं आते, बहुत किचकिच करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, ठीक से काम नहीं करते, मेरे को पसंद नहीं आया तो चलो डिसॉल्व कर देते हैं 5 साल से पहले। नहीं, सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही वो एक्सटेंड या कर्टेल करा जा सकता है उसका टेन्योर। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो फंक्शंस ऑफ लोकसभा क्या है, पास बिल्स। भैया ये पेट्रोल का बिल है पास कर दो, ये खाने का बिल है पास कर दो, ये पेट्रोल भराने का बिल है, ये हम सब्जी लेने गए थे उसका बिल है, ये हम ग्रोसरीज लेने गए थे उसका बिल है, ये टीवी खरीदा था उसका बिल है, ये फ्रिज खरीदा था उसका बिल है। नहीं, ऐसे बिल्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो एक बच्चा भी पास कर देगा या रिजेक्ट कर देगा।
बच्चे को बैठा दो, ये सारे बिल्स हैं भैया पास करो, तो वो भी अपना किसी किसी क्राइटेरिया से पास कर देगा, फेल कर देगा, जो भी उसके माइंड में क्राइटेरिया आएगा। लेकिन यहाँ पे हम उस बिल्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल बिल्स की। और नेशनल लेवल बिल्स जो हैं वो पास करे जाते हैं लोकसभा में। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये यूनियन लिस्ट में आने चाहिए। अब वहाँ पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2-3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह से 2-3 लिस्ट हैं। तो उसमें यूनियन लिस्ट में आना चाहिए, तभी वो पार्लियामेंट के अंडर आएगा, तभी वो लोकसभा में उसका बिल रख के उसको पास करा जाएगा। जो जो सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड हैं बस वही आ सकते हैं, उसके अलावा स्टेट लेवल लिस्ट के सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते। और ये जब ज़रूरत होएगी, अब दूसरे पॉइंट पर आए हुए हम, जब ज़रूरत होएगी, जब नीड अराइज करेगी, रिक्वायरमेंट होएगी लोगों की, तब लॉ को अमेंड करना, लॉ तो बनी हुई है बहुत पहले से, उसको अमेंड करना, उसमें संशोधन करना कि भैया अगर ये सर्कमस्टांस है तो भी ये लॉ को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये अमेंडमेंट्स करनी। फिर अगर ये लॉ अमेंडमेंट करने के बाद भी नहीं चल सकती है तो नई लॉ बनाओ भाई, ज़रूरत है, मांग है, लॉ तो चाहिए लोगों को गवर्न करने के लिए। ये लॉ को अमेंडमेंट करने से भी नहीं आएगा तो ठीक है, नई लॉ बना दो। अब कई जगह पे ऐसा होता है कि लॉ रिडंडेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब आप कहोगे कि जो पुराने ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी उसके बेसिस पे लॉ ये थे, तो यहाँ पे अब वो टेक्नोलॉजी नहीं रही, तो लॉ चेंज करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए स्टीम इंजन के ऊपर कोई लॉ थी, मैं आपको एक टेक्नोलॉजी चेंज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टीम इंजन के ऊपर मान लीजिए कोई लॉ थी, तो अब स्टीम इंजन तो बचे ही नहीं, अब तो डीजल इंजन है, डीजल इंजन को भी फेज आउट करके इलेक्ट्रिक इंजन ला रहे हैं, और इलेक्ट्रिक इंजन को भी शायद फेज आउट करके कुछ देर के बाद में क्या पता हाइड्रोजन इंजन्स ले आए, या फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स के बदले बैटरी ऑपरेटेड इंजन्स ले आए, ऐसा भी हो सकता है, या सोलर इंजन्स ले आए, या विंड इंजन्स ले आए, या और कोई नई टेक्नोलॉजी के इंजन्स ले आए, जो न्यूक्लियर इंजन्स ले आए, या सम अदर टेक्नोलॉजी जो हमने आज अभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ तो हम सोच सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम अभी नहीं सोच सकते। वैसा कोई इंजन ले आए तो वो केस में जब स्टीम इंजन ही नहीं रहे अब, तो स्टीम इंजन के बेसिस पे जो लॉस थी वो तो रिडंडेंट हो गई, उनको रिपील करना चाहिए। तो वैसी लॉज को रिपील करके ख़त्म करिए भैया, क्यों अपना सबका जो है दिमाग ख़राब कराते हैं। बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है, चलिए आप नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हुआ, कॉलेज के बच्चे या जो लॉ कर रहे हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो उनको भी क्यों पढ़ना पड़े, जो लॉ है ही नहीं, जो चीज़ ही नहीं है उसके ऊपर में क्यों लॉ पढ़ने की ज़रूरत पड़े। वैसे अगर आपको भी कोई चीज़ नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़े तो आपको भी मुसीबत आती है, आपका सिलेबस वैसे ही इतना लंबा होता है कि नहीं। चलो किसी बात में तो आप शायद हमारे साथ एग्री करोगे कि रिपील एग्जिस्टिंग लॉज विच आर रिडंडेंट या काम के नहीं रहे, ज़माना आगे बढ़ गया। तो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी लोकसभा करती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं क्या वो ठीक से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर बजट को सैंक्शन करना, भाई जहाँ पे भी पैसा आ रहा है तो उसको पैसा इन्वॉल्व है, चाहे आ रहा है चाहे खर्च हो रहा है, चाहे इनकमिंग पैसा है चाहे आउटगोइंग पैसा है, पैसा तो पैसा ही है ना। तो इनकमिंग या आउटगोइंग कुछ भी हो, जहाँ पे भी मनी इज़ इन्वॉल्व उसको वो लोकसभा देख के पास करके वहाँ पे प्रेजेंट करके उसको डिस्कस करके या तो पास करेगी या ख़त्म कर देगी कि नहीं ये दिस इज़ नॉट एग्रीबल। तो सैंक्शन बजट का करना पड़ता है, वो भी लोकसभा में पहले रखा जाता है और फिर राज्यसभा में रखा जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता ही होगा कि हर कुछ कुछ सालों में आ ही जाता है, 3-4 साल के बाद में आ ही जाता है। अभी
करंटली आपने मॉरिशस का नाम तो बहुत सुना होगा, सॉरी मालदीव्स का नाम तो बहुत सुना होगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट माइजू आए हैं और वो इंडिया विरोधी हैं और चाइना फेवरेबल हैं, चाइना की तरफ फेवरेट हैं। तो वो उनके उन्होंने जो इंडिया के अगेंस्ट में लक्षद्वीप का भी नाम सुना होगा, तो ऐसे सब विवाद हुए हैं अभी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनके कुछ मिनिस्टर्स ने वो करा था, तो वहाँ पर भी अभी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उनकी कंट्री में उसको कहा जाता है उस नाम से, बट फंडामेंटली वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है उनकी सरकार के अगेंस्ट में कि वो लाया जा रहा है। तो फाइनली क्या होता है वो तो हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है, लाया तो जा रहा है ना। उनके कंट्री में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन देयर एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो वो लोकसभा में लाया जाता है। और वो कब लाया जाता है, जब लोग जो हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो फील करते हैं दैट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके कामकाज से वो डिससेटिस्फाइड है, उनको उसका कामकाज पसंद नहीं आ रहा है। किसका? यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव का। और अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है तो रिक्विजिट मेजॉरिटी से बिल को पास करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करेंगे, तो वो गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, उसको अपना ऑफिस छोड़ के साइड हो जाना पड़ेगा, दूसरी जो भी पार्टी रहेगी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या फिर अगर वो भी इतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है उसके पास में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेजॉरिटी सीट्स नहीं है, तो उसको भी छोड़ के एक नया फ्रेश इलेक्शन भी करना पड़ सकता है। खैर ये जो भी है, पॉलिटिक्स में बहुत जोड़ तोड़ होता रहता है, वी विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ, लेकिन दिस इज़ व्हाट नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया मालदीव्स का, वहाँ पर भी होने जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, और गवर्नमेंट के नोटिस में यानी कि एग्जीक्यूटिव के नोटिस में, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नोटिस में लाया जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ को। सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो लोकसभा से सैंक्शन करवाए जाते हैं। जहाँ पे भी फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, पैसा लेना हो या देना हो, कुछ भी करना हो, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है उसको लोकसभा से सैंक्शन करवाना पड़ता है। अब हम आते हैं राज्यसभा। यहाँ पे आप नोट करिए, लोकसभा में 545 मेंबर्स थे, राज्यसभा में जो हैं अब 250 मेंबर, 250 मेंबर्स ही आते हैं। 250 को 250 को अगर आप डबल कर देंगे तो 500 आता है। तो डबल प्लस 45 मेंबर्स राज्यसभा में, तो राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। और लोकसभा में है, और लोकसभा में 545 मेंबर्स है, राज्यसभा में 250 मेंबर्स है, तो लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है राज्यसभा के कंपैरिजन में। और 250 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा में, उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करके भेजता है। अब ये नॉमिनेट ऐसे ही नहीं कर सकता है कि चल भाई तू मेरे को पसंद है, तू मेरे घर के पास में रहता है, तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं तेरे को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेज देता हूँ, ऐसे नहीं। ये जो हैं ये वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया की, अलग अलग फील्ड की पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे लिटरेचर का है, कोई साइंस का है, स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का, सोशल सर्विस का, इस तरह से अलग अलग फील्ड के महारथी लोग, बहुत ही अचीवमेंट वाले लोग, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है उस फील्ड में, वैसे लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन का सम्मान करते हुए, उनकी फील्ड में उनको सम्मानित करते हुए, उनको राज्यसभा की वो 12 सीटें जो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है उसमें से अलॉट करी जाती है। तो अब अगर हम अब 250 माइनस 12 करें तो बाकी बचती है 238 सीट्स। तो 238 सीट्स जो हैं ये जाती हैं डिफरेंट स्टेट्स के पास, और यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो
ये 238 सीट्स जो हैं ये कहलाती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो लोकसभा थी वो हाउस ऑफ पीपल कहलाती थी, और ये जो है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाती है। क्यों कहलाती है? भाई आपने देख लिया ना कि 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्टेट को, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। गुजरात स्टेट के राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। अभी हम आते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ राज्यसभा एमपी। अगर आप राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? पिछली बार भी हमने देखा था कि लोकसभा के एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस थी। तो यहाँ पर अब हम आते हैं फर्स्ट क्वालिफिकेशन बीइंग कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेम है लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में यही है। एज जो है 30 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। एज जो है वो लोकसभा की 25 होती थी, तो 25 प्लस 5, तो लोकसभा से 5 साल और बड़ा आदमी चाहिए इनको, और ज़्यादा समझदार आदमी चाहिए। जैसे जैसे एज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे समझ भी ज़्यादा आती जाती है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी चाहिए राज्यसभा में। फिर जैसे लोकसभा में था नॉट बैंकरप्ट, नॉट कल्प्रिट, नॉट अनस्टेबल माइंड, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉयड ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सेम है। तो जहाँ पे डिफरेंस है वो यही है कि एज 30 ईयर्स एंड अबव। बाकी लोकसभा एंड राज्यसभा का सब कुछ सेम है क्वालिफिकेशंस के मामले में। अब हम आते हैं टर्म। टर्म जो है लोकसभा में 5 ईयर्स की थी, यहाँ पे 6 ईयर्स की है। लोकसभा में एवरी 5 ईयर्स हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता था, यहाँ पे नहीं होता है, कभी हाउस डिसॉल्व नहीं होता। हाउस इज ऑलवेज देयर, एक्टिव, फंक्शनिंग, हर टाइम पे काम चल रहा होता हाउस में। इसके लिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। कैन नॉट बी डिसॉल्व कम्प्लीटली एवर, ये स्टेटस है राज्यसभा का। हर 2 साल में, अब आप कहोगे कभी डिसॉल्व नहीं होता तो क्या टर्म 6 ईयर्स की कैसे रहेगी? कभी ना कभी तो वो 6 ईयर्स ख़त्म होएंगे तो डिसॉल्व नहीं होएगा। नहीं, इसमें अलग चीज़ चलती है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर कर जाते हैं, और फिर इलेक्शन होता है, और जितने लोग रिटायर कर रहे हैं इस बार उतने लोगों का इलेक्शन होके वो वापस आते हैं और अपनी सीट ले लेते हैं राज्यसभा में। जितनी सीट वेकेट हुई उतने लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं। तो राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होती। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द परमानेंट हाउस, एंड टेन्योर है 6 ईयर्स, और हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। री इलेक्ट भी कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अब आते हैं राज्यसभा फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे जैसे लोकसभा का फंक्शन था कि आप लॉ को फॉर्म करिए, अमेंड करिए या रिपील करिए लॉ को, वो राज्यसभा का भी फंक्शन है। राज्यसभा में गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को डिस्कस किया जाता है, वो लोकसभा में भी करा जाता था। आस्क क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस to the ministers related to the functioning of the administrative machinery। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, ये क्वेश्चन सब मिनिस्टर्स को पुट कर सकते हैं राज्यसभा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गवर्नमेंट क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ पे कर रही है, किसके लिए कर रही है, क्या उद्देश्य से कर रही है, क्या मिशन से कर रही है, क्या चीज़ है उसके दिमाग में जो ये काम कर रही है, ये सब क्वेश्चंस आप रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स को पूछे जा सकते हैं। आपको मतलब आप पूछ सकते हो वो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स से, या ऑफिस बियरर्स ऑफ दी, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर रहेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लूरल रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे राज्यसभा में डिस्कस कर सकते हो। फिर लेसर राइट्स, यहाँ पे राइट्स कम हैं लोकसभा के मुकाबले में। उन लोग को चीज़ों के ऊपर इसका राज्यसभा का कंट्रोल कम है। फाइनेंशियल मैटर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर
राज्यसभा का कंट्रोल कम है, लोकसभा का कंट्रोल ज़्यादा है। फिर कोई भी इंडिया का सिटीज़न जो है वो डुअल मेंबरशिप नहीं ले सकता है, भैया लोकसभा का भी मेंबर बन जाओ और राज्यसभा का भी मेंबर बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उसको अगर ऐसा हो भी गया है तो उसको दोनों में से, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, या ये कह लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट की हमने बहुत बात कर ली, लेकिन पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है भाई? ज़रूरत ऐसी है कि इंडिया जो है वो डाइवर्स नेशन है, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे, हर चीज़ के ऊपर डाइवर्सिटी है, रिलीजन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, कम्युनिटीज़ के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, लेते जाइए, ढूंढते जाइए आपको ये पार्शियलिटी करने के लिए, आपको ये डाइवर्सिटी करने के लिए आप जो जितने भी फील्ड सोच लो अब पॉसिबल है। और ये तो हमने थोड़ी सी बताई है, बहुत सारी पॉसिबल है। फिर आते हैं कि पार्लियामेंट क्यों नेसेसरी है एक कंट्री को जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, हर चीज़ में तो डाइवर्सिटी है, भाषा में, कल्चर में, लैंग्वेज में, रेस में, क्रीड में, कम्युनिटी में। तो उसको अगर पूरे देश को अगर आपको इकट्ठे रन करना है तो आपको पार्लियामेंट की ज़रूरत है। पार्लियामेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है कि पार्लियामेंट जो है उसकी इतनी वैल्यू है, तो फिर आप और हम क्या चीज़ है उसके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। हमको भी बट ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा कि पार्लियामेंट इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोअर और अपर, ये तो आपको अभी बहुत टाइम से हम बताए जा रहे हैं, और पार्टिसिपेट इक्वली करते हैं। और कोई भी चीज़ को अमेंड करना हो, लॉ को बनाना हो, मेकिंग करनी हो लॉ की है, उसमें अमेंडमेंट करना, उसको रिपील करना है, और वो सारी चीज़ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसके बारे में उस तरीके से उसको पास करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अमेंड कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, या रिपील कर सकते हैं, या न्यू लॉ ला सकते हैं। और पार्लियामेंट का फंक्शनिंग जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो। हर चीज़ को वो अपने तरीके से डिस्कस करते हैं, और उनके ऊपर लोगों की पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं। डायरेक्टली इलेक्ट होने के लिए लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए राज्यसभा में से डायरेक्ट आते हो। तो ये मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि जो है 12 मेंबर्स आउट ऑफ 250, 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में से नॉमिनेट करके उनको राज्यसभा का मेंबर बनाता है। तो इसमें आपको कुछ एक जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक कुमार मंगलम बिरला जो एवी बिरला ग्रुप के हैं उनको बनाया गया हुआ था एमपी राज्यसभा का। फिर एक गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, पक्का नहीं कह सकता हूँ, शायद ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर। उनको भी राज्यसभा का एमपी बना के भेजा गया था। तो वैसे वो बहुत व्यस्त थे, तो वो अपना क्रिकेट ही खेलते थे, पार्लियामेंट में बहुत कम जाते थे। उनकी अटेंडेंस के लिए भी प्रॉब्लम आई थी कि उनके पॉइंट आउट करा गया था कि आपकी अटेंडेंस काफ़ी कम है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं आप जानते भी हो कि नहीं जानते हो सचिन तेंदुलकर को। अभी तो खैर रिटायर हो गए, मजाक कर रहा हूँ, कौन नहीं जानता इंडिया में सचिन तेंदुलकर कौन है। ठीक है, चलिए रोल ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आते हैं। पार्लियामेंट जो है फंक्शन करता है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही जो पार्लियामेंट है वो फंक्शन करता है। कमिटीज़ फॉर्म करी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट एमपीज़ की,
ताकि ये जो उसके फंक्शंस हैं उसको अच्छे से आ, करा जा सके, नई लॉज फॉर्मुलेट करी जा सके, अमेंडमेंट करा जा सके करंट लॉज में, और जो रिडंडेंट या ऑब्सोलीट लॉज हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टीम इंजन के फेवर में कुछ लॉज होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्टीम इंजन ही नहीं तो वो कहाँ रहेगी। वैसे बहुत सारी और भी लॉज रहेंगी जो कि रिडंडेंट या ऑब्सोलीट हो गई हैं। और आजकल ये अमित शाह जी ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी रिडंडेंट ऑब्सोलीट लॉज को हटाया था। इंडिया के लॉ का सिलेबस जो है काफ़ी कम कर दिया गया था, और अभी नई लॉज भी ला रहे हैं वो साथ में। यही नहीं कि पुरानी लॉज रिडंडेंट एंड ऑब्सोलीट लॉज ख़त्म कर दिए तो बच्चों को थोड़ी राहत मिली। भैया आपको राहत नहीं मिल रही है, वो तो जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको राहत मिल रही है वहाँ पे। तो खैर आपको भी राहत मिलेगी अगर आप लॉ करते हैं, और जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है वो जब चेंज होएगा तो आपको भी राहत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आपके पास पूरा सिलेबस है, अभी आप वहीं पे कंसंट्रेट करिए। फिर बजट जो होता है वो पार्लियामेंट जो है वो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों चीज़ के ऊपर अपनी निगाहें जमा के रखती है, और वो देखती है कि एक्सपेंडिचर ये सब जो है ये कंट्रोल में रहे, एग्जीक्यूटिव मशीनरी उसका पूरा दुरुपयोग ना कर सके, उसका मिसयूज़ ना कर सके। डिबेट करती है पार्लियामेंट, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए लेकिन डिबेट होनी चाहिए, लेकिन कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और गवर्नमेंट को पॉइंट आउट कर देती है कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक थी या शॉर्ट कमिंग थी, आपने ये चीज़ नहीं ध्यान दिया। लेकिन अगर आप ध्यान देते तो शायद आप और अच्छे से गवर्नेंस कर सकते थे या और कॉस्ट सेविंग कर सकते थे। और साथ में अवेयरनेस भेज देती है पूरे कंट्री में कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। पूरे दुनिया को तो नहीं, पूरे कंट्री को पता चल जाता है कि भैया ये गवर्नमेंट ने कुछ ख़राब किया या कुछ अच्छा किया, जो भी किया, या कुछ और बेहतर कर सकते थे और डिफरेंट एंगल से कर सकते थे। ये सारी चीज़ों का ज्ञात हर आदमी को हो जाता है, और ये जो होता है सब कुछ अब टेलीकास्ट होता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस का। दूरदर्शन पे अगर आप देखेंगे तो दूरदर्शन LS टीवी, लोकसभा टीवी, दूरदर्शन RS टीवी, राज्यसभा टीवी, इन सब पे ये कंप्लीट सेशन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का ये पूरा ब्रॉडकास्ट करा जाता है। सब लोग जो भी चाहे देख सकते हैं कि मैंने जो MP को इलेक्ट करके भेजा था वो हमारी समस्या रख भी रहा है कि नहीं रख रहा। खैर वो अनदर पार्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर हम आते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। उसका औहदा इतना बड़ा है, उसका पोस्ट इतनी बड़ी है कि दैट ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, पूरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा पोस्ट इंडिया में अगर कोई है तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैरी तो हो जाता है इंडिया में, लेकिन वो सारा का सारा करा जाता है कि इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसे करिए, या हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे करिए, या हम ये कहते हैं या वो कहते हैं, जो भी कहते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है हर चीज़ में। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, भाई ग्रेजुएट होएगा, पोस्ट ग्रेजुएट होएगा, या डॉक्टर कलाम की तरह क्या कहते हैं कि डॉक्टर भी होएगा, और साथ में इसरो का चीफ, और साथ में क्या कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम का DRDO का चीफ, ऐसे सब भी होना चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए क्या? तो आप और मैं तो कभी प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। खैर जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो उसके ऊपर हम आते हैं, तो वो है उसको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज 35 ईयर्स एंड अबव, तो एज बढ़ती जा रही है आपकी। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो 35 ईयर्स या उससे ऊंचे होना पड़ेगा आपको। अगर आप अप टिल 34 ईयर्स हैं तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल और गवर्नमेंट का सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फिर
उसको राज्यसभा या लोकसभा किसी की एक मेंबरशिप के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसके पावर्स और उसके फंक्शंस क्या हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिकमेंडेशन दिया या एडवाइस दिया, उस हिसाब से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और सिर्फ अपॉइंट ही नहीं करता, उनको ओथ भी दिलवाता है ऑफिस में अपॉइंट होने के बाद में। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का इंडिया में, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सब चीज़ का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं नेशनल लेवल की, नेशनलाइज्ड, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स, फिर सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। तो ऐसे जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का जो कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फिर जितने भी गवर्नर्स हैं किसी भी स्टेट के, इंडिया में कितनी स्टेट्स, 28 29 जैसे स्टेट्स हैं, उन सब के गवर्नर्स कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर सुप्रीम कोर्ट टोटली इंडिपेंडेंट है, किसी गवर्नमेंट के धाक में नहीं आएगा, किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर के वो डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको टोटली इंडिपेंडेंट रखा गया। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं, उसकी सैलरी, सब कुछ इन लोगों के कंट्रोल में नहीं है, किसी भी लोकसभा राज्यसभा के कंट्रोल में नहीं है, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। और उसकी अपॉइंटमेंट और अगर उसकी अपॉइंटमेंट एक बार हो गई तो फिर वो तो रहेगा। उसको फिर इम्पीच करने के लिए भी पूरे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करे हुए। तो इस तरीके से जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे सब के जजेस जो हैं उन सब को एक इम्यूनिटी दी गई है ताकि वो फ्री एंड फेयर डिसीजंस पास कर सकें। फिर आता है चीफ इलेक्शन कमीशन को भी, और उसके ऑफिशियल्स को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। जो इंडिया के एम्बेसडर है यूएसए में, चाइना में, जापान में, सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन अब नहीं रहा, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं पे भी जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। फिर जो कोई भी मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट में तो उसको समन कर सकता है कि आओ भैया मीटिंग करनी है। कोई मीटिंग चल रही है ऑलरेडी तो उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है कि भैया मेरे को भी बात करनी है तुम लोगों से, ये मीटिंग और लंबी खींचेगी। या फिर सेशन जो है ये आज ओवरनाइट चलेगा, रात को लेट तक चलेगा। तो ऐसे सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हक के उसमें दायरे में आता है कि वो ये सब चीज़ें करवा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साथ में नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है। अगर किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में इंडिया की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा है, उसकी आज़ादी के ऊपर कोई ख़तरा है, तो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है कि मेरा ये पार्ट ऑफ द कंट्री जो है इसके ऊपर आपदा आ रही है, मतलब इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अटैक हो रहा है, तो मैं इसको इमरजेंसी स्टेटस दे रहा हूँ और यहाँ पर अब प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ में चीफ मिनिस्टर है उनको पावर से हटा दिया जाता है और गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट गवर्नर के पास होते हुए सेंटर में चली जाती है। तो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर के बाद में कोई भी बिल जो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से पास हो चुका हुआ है, अगर उसके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो जाते हैं तो फिर वो लॉ बन जाता है। तो इतनी सारी पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टर्म जो है वो 5 साल हो गई। 5 साल हो नहीं गई, 5 साल ही होती है। लोकसभा की टेन्योर जो है 5 इयर्स, राज्यसभा की 6 इयर्स और
प्रेसिडेंट की टर्म 5 इयर्स, तो 565 इस तरह से चल रहा है। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक कोई क्रिमिनल केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वही तो सुप्रीम कमांडर है सब चीज़ के, उनके ऊपर केस करोगे तो वो फैब्रिकेट नहीं कर देंगे, नहीं भाई मैं नहीं। तो खैर उनको, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी दी जाती है, और जब तक वो पावर में है तब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लॉन्च भी नहीं कराया जा सकता। आप दूर दराज के किसी गांव के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके बोलो कि मेरे को डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऊपर एक केस करना है, मान लीजिए अभी तो वो जिंदा नहीं है, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऊपर एक केस करना है कि वो जो है वो हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाके वो अरेस्ट कर लेगी पुलिस? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लॉन्च करा जा सकता है। कोई कोर्ट में जाके केस कर दो कि भैया ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं हो सकता है। कोई ऑर्डर भी पास नहीं कराया जा सकता है। मान लीजिए केस कर भी दिया किसी ने, कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता है कि प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर दो, उसको इम्प्रिजनमेंट भेज दो, जेल में भेज दो। ही इज़ अबव ऑल दीज थिंग्स इन लॉ। और प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो, उसके पास सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाहर गया हुआ है और कंट्री में कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास सारी पावर्स हैं और वो प्रेसिडेंट का रोल निभा सकता है। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे आज़ाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मिसेस प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। तो अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आते हैं, यानी कि अब हम आ गए एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड। वो भी एक एमपी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी, और इलेक्टेड मेंबर होता है, मेंबर इलेक्ट ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए उसको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनवाइट करता है लीडर ऑफ द पार्टी जिसकी क्लियर मेजॉरिटी है, उसके लीडर को बुलाता है कि भैया आओ, यू आर इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आपके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपके, तो यू आर द फर्स्ट चॉइस, तो आप बना लो अपनी गवर्नमेंट और चलाओ। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ भी दिलवाता है, और ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कभी प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी रिज़ाइन करना पड़ता है, वो आगे गवर्नमेंट नहीं कंटिन्यू कर सकते। और प्राइम मिनिस्टर जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के प्रति। फिर डॉक्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, वो अपने तो पहले तो वो सबसे पहले तो ये लगा लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सुपरमैन तो है नहीं कि वो सारे काम अपने खुद ही कर ले, तो उसको भी काम को आगे डेलीगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डेलीगेट कैसे करेगा? जो जिस फील्ड का है या जो जिस फील्ड के साथ अच्छा काम कर सकता है उसको उस फील्ड का मंत्री बना दिया, यानी मिनिस्टर बना दिया। कोई फाइनेंस में अच्छा है तो उसको फाइनेंस में बना दिया, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है, कॉन्ट्रैक्टर से काम लेने में अच्छा है तो उसको हो सकता है कि मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया हो। इस तरह से हर लोगों को अलग अलग काम दे देते हैं। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर मिनिस्टर को अलग अलग काम दे देते हैं और उनको वो काम अपनी पूरी निष्ठा के साथ में
करना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट जो है फॉर्मली अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन काउंसिल, और उनके एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किसी कंट्री को किसी पर्सन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखा जाए या नहीं रखा जाए। खैर, ये जो भी आते हैं ये रिकमेंडेशन के ऊपर आते हैं, तो इनको रखना ही पड़ता है। अगर कभी मीटिंग हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसको कौन चेयरपर्सन बनेगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक तो अबव हैं इन सब के, और दूसरे वो एग्जीक्यूटिव के चीफ भी है, तो दोनों पॉइंट से वो प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे क्वेश्चंस जो एज एन एमपी आपने करे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो पूछेगा आपको। फिर आते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनका क्या रोल होता है? मैं दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये आपको पता ही है, और उनके राइट्स वगैरह जो हैं एक तरीके से सेम जैसे ही है। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ के बारे में लोगों से बात करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके दुख तकलीफ यहाँ के वो पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी इश्यूज़ जो उनके एरिया के, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फेस करनी पड़ती है। जो दोनों मैंने आपको पहले भी बताया, जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो अपर हाउस, लोअर हाउस, या राज्यसभा, लोकसभा, तो उनके जो भी है उनका टेलीकास्ट होता है, जो भी वहाँ पे चल रहा है लोकसभा राज्यसभा में, LS TV, RS TV, राज्यसभा टीवी, LS TV यानी कि लोकसभा टेलीविज़न। तो उनका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, और जिसको भी चाहिए वो देख सकता है कि उसके एरिया का MP कैसा काम कर रहा है, पार्लियामेंट में कैसा बात करता है, कैसे नहीं करता है, मेरे को उसको अगले साल भी री-इलेक्ट करना है कि नहीं करना, वो भी अपना वोटर्स भी देखते हैं कि ये MP जो है ये क्या मेरा वोट डिज़र्व करता है कि नहीं, और डिज़र्व करता है तो कौन से क्वालिफिकेशन पे डिज़र्व करता है। मैंने कहा ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये 10 चीज़ें चाहिए मेरे को एक आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, तो वो 10 चीज़ों में से अगर 7 चीज़ें भी हैं किसी में, तो हम उसको ले लेंगे। जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं उसका आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में, और हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो आप कभी मुकर नहीं पाओगे कि मैंने ये कभी कहा नहीं या ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जो लॉ है वो लेजिस्लेशन कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेशन जो हमारा है इंडिया का, वो बना है इंग्लैंड के लेजिस्लेशन के ऊपर। तो जैसे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में काम होता है, वैसे इंडिया के पार्लियामेंट में काम होता है, रफली। हालांकि और कंट्रीज़ को भी रेफर करा गया था, लेकिन बेसिक जो उसका मूल रूप से जो उसने प्रोत्साहित हुआ या जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो ब्रिटिशर्स का फॉलो कर रहा है। जो नए लॉज बनाते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट लाते हैं, और रिपील भी करते हैं रिडंडेंट और ऐसे सब लॉज। तो लॉज को फ्रेम करने के लिए जो एम है वो आती है एक हर आदमी का इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली दोनों तरीके से उसको उसका फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट्स, ड्यूटीज, सब चीज़ होनी चाहिए उसकी। तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी वहाँ पे होती है जो इंश्योर करती है कि ये सारी की सारी लॉ जो बनाई जा रही हैं लोकसभा, राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बाद में जो भी लॉ बन रही है
उसका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ये सब देखती है। और लॉज ऑफ द कंट्री जो हैं सब लोगों के ऊपर एक जैसे हैं, पूरे हर सिटीज़न के ऊपर। अगर लॉ कभी फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को इनजस्टिस करा जा रहा है, और वो जो विक्टिम है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हर आदमी का इक्वल राइट्स हैं, हर सिटीज़न के। और अगर कोई लॉ किसी का तरफ इनजस्टिस हो रहा है, और तो ये जो चीज़ है ये जुडिशरी में जाके बताई जा सकती है, इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करा जा सकता है। फिर जुडिशरी जो है वो लॉ को इंटरप्रेट करेगी कि क्या लॉ क्या कहता है। उसके पास बुक्स तो सारी पड़ी हुई है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना भी तो देखना पड़ेगा ना। इंटरप्रेट कैसे करेगी? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल को भी पहले उसमें से भी सही मतलब ढूंढ के निकालना है और उस मतलब को यूज़ करना है आगे आपके। और तो जुडिशरी जो है उस पर अगर हम आते हैं तो मतलब अगर कोई अन्याय हुआ है किसी के साथ तो उसको जुडिशरी को अप्रोच करके वहाँ पे केस लड़के जो भी उसका डिसीजन है दैट इज़ आगे फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन एवरीवन। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो लॉ हाई कोर्ट वगैरह से, देन एक स्टेज आप ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, अदरवाइज नीचे ये सारा। तो जुडिशरी जो है वो भी फंक्शन करती है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब उसकी सैलरी, उसका पीए, उसका टीए, उसका डीए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के उसमें नहीं है कि गवर्नमेंट को ये बोला कि भैया इसको हटा दो, ऐसे नहीं। वो सब चीज़ इंडिपेंडेंट है। अगर उसको हटाना है किसी जज को तो उसके लिए इम्पीचमेंट करने की ज़रूरत है। अब कई जगह पे आप देखते हो कि बिल बनाया था, और कई जगह पे देखते हो कि एक्ट बना था, कई जगह पे कुछ और बोलते हैं, कई जगह पे कुछ और बोलते हैं। तो बिल से एक्ट की जर्नी कैसे रहती है? बिल टू एक्ट, ये बिल टू एक्ट जो है इसका बेसिक चीज़ हमने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि एक बिल को जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाते हैं, व्हेन इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब इसको एक्ट कहा जाता है। तो ये जर्नी जो है बिल टू एक्ट, ये किस तरीके से चलती है? ये तो एक सिंपल सा वर्ड हमने बोल दिया, एक सिंपल सी लाइन बोल दी कि एक बिल को जब ऑथराइज कर दिया जाता है, जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, तब वो एक्ट हो जाता है। लेकिन ये किस तरीके से बिल से एक्ट बनता है, ये अगर हम समझना चाहें तो ये एक लाइन में नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले बिल पेश किया जाता है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। लोकसभा में 3 रीडिंग्स होती हैं बिल की। तीनों रीडिंग की अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग पॉइंट्स उसके ऊपर एम्फसाइज करे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो है फर्स्ट रीडिंग का। फर्स्ट रीडिंग में प्रिंसिपल्स और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस लॉ के, इस बिल के, वो डिस्कस करे जाते हैं और इलैबोरेटली डिस्कस करे जाते हैं, पूरा अंदर तक गहराई से डिस्कस करे जाते हैं। ये नहीं कि ऊपर से सरसरी तौर पे देख लिया तो हो गया। भाई जो लॉ आप बना रहे हो, जो एक्ट आप बना रहे हो, जो आप बिल पास कर रहे हो, वो आगे स्क्रूटनी में आएगा और उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे और बहुत सारे फैसले होने हैं, बहुत सारी जुडिशरी ने काम करना है, बहुत सारे कोर्ट्स ने काम करना है, बहुत सारे लोगों की किस्मत और न्याय उसके ऊपर, न्याय यानी कि जस्टिस उसके ऊपर टंगा हुआ है। तो उसका प्रिंसिपल्स एंड ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से डिस्कस करे जाते हैं। कोई उसमें खामी है तो चेंज करा जाता है, और अगर खामी नहीं है तो फिर सेकंड रीडिंग पे जाते हैं। तो सेकंड रीडिंग जो है उसमें आता है थॉरो एंड सीरियस डिस्कशन अबाउट द बिल टेक्स प्लेस। बिल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में
डिस्कशन होता है कि कोई खामी तो नहीं रह गई, कोई नया एस्पेक्ट तो नहीं होएगा, हर तरीके से। क्योंकि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसको अगर देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो आप आज के दिन नहीं भी सोच सकते, वो भी चीज़ आ सकती है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। तो वो उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के तौर से चारों तरफ से देखा जाता है कि कहीं से कोई खामी ना हो, और हर एंगल से वो पूरा अच्छे से वो चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो और उसको एनकम्पास कर रहा हो और कोई उसमें लूप होल ना रहे। तो ये सेकंड रीडिंग का पर्पस रहता है, उसका सीरियस डिस्कशन और चारों तरफ से अच्छे से देख लेना उसको। थर्ड चीज़ जो होती है, ईच क्लॉज जो है वो थर्ड रीडिंग पे अभी हम आ रहे हैं। थर्ड रीडिंग में ईच क्लॉज जो है वो अच्छे से डिस्कस करा जाता है डिटेल में। भाई ये अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया तो ये लॉ बन जाएगा, बिल नहीं रहेगा। तो इसको अच्छे से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट करना है, हर एंगल से देखना है कि कोई लूपहोल ना रहे। तो इस तरीके से थर्ड रीडिंग के बाद में अगर वो बिल जो है वो सही पाया जाता है तो उसको जाकर लोकसभा में पास कर दिया जाता है। अब जब लोकसभा में पास कर दिया जाता है तो ये अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जाके भी अगेन 3 रीडिंग्स होती हैं, वही सेम 3 रीडिंग्स जो लोकसभा में हुई हैं, वही सेम 3 रीडिंग्स राज्यसभा में भी होती हैं। और यदि राज्यसभा भी इसको ठीक पाती है कि ये सारी चीज़ें एनकम्पास कर रही है, हर एंगल से ये ठीक है, तो इसको पास कर दिया जाता है। अब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो जाता है तब ये जाता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, उनके पास जाता है। वो भी इसको आराम से अच्छे से पढ़ते हैं और अगर वो इसके ऊपर अपना स्टैम्प, अपना सील विद सिग्नेचर लगा देते हैं तो ये बन जाता है एक्ट। नाउ इट इज़ अ लॉ। तो इस तरीके से बिल जो है वो एक्ट बनता है। पहले तो हमने आपको बता दिया था ना कि जस्ट प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बन जाएगा, लग जाएगा बिल के ऊपर तो ये एक्ट हो गया। उसका पूरा प्रोसेस ये है। तो लॉ की ज़रूरत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉ की ज़रूरत क्या है भैया? बिना लॉ के नहीं चल रहे थे हम क्या? तो लॉ की ज़रूरत ऐसे है कि हर आदमी को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ऑल आर बिफोर, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये वर्ड्स आपने सुने ही होंगे, बहुत दफ़े आते हैं। तो जस्टिस सबको ज़रूरत है, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे भिखारी क्यों ना हो, चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, मतलब ओहदे में बड़ा हो या पैसे में बड़ा हो या किसी और चीज़ में बड़ा हो। इंडिया डाइवर्स कंट्री है, आपको तो पता ही है। तो हर आदमी जो है, लेकिन लॉ के अंडर सब आदमी इक्वल है, तो उसको इक्वालिटी मेंटेन करनी है, सबकी रिस्पेक्टफुली सबके साथ डील करना है। तो और साथ में लॉ जो है वो इंश्योर करती है कि शांति, पीस, सुरक्षा, यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये सब चीज़ उस लॉ से से सब कुछ हो पाए। तो ये लॉ को इंश्योर करना है। अब पीस कब आएगी? जब सब तरफ शांति रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, और अगर कोई जना आपस में लड़ता है तो वो मास एस्केलेशन नहीं होना चाहिए उसको वहीं पर समझा देना चाहिए। ना ही तो अगर वो समझ नहीं आता उनको तो लॉफुली उसको डील करके जो अपराधी है उसको सज़ा देनी चाहिए, जो भी उसकी सज़ा बनती है वो देनी चाहिए। देखिए पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी लॉज भी थी कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके हाथ काट दो, कोई गंदे काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी आंखें निकाल दो, उसके पैर काट दो, ऐसे सब, या उसको मार दो। इस तरह की बारबैरिक लॉज भी थी किसी ज़माने में।
अगर इंडिया में ना भी सही तो पुराने ज़माने में बाहर की कंट्रीज़ में ऐसी लॉज थी, लेकिन ऐसी लॉज जो हैं क्या ये सही हैं? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि जो भी है उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉज को अनमीनिंगफुल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए लॉज का होना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी लॉज का होना ज़रूरी है, ताकि एक सिस्टम अच्छे से चल सके, एक डेमोक्रेसी अच्छे से चल सके। लोगों को समझाने के अलग तरीके हैं, ये नहीं कि उनका हाथ काट दो, पैर काट दो, जान ले लो, ये तरीके नहीं है। उनको जेल में रखो, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मतलब उनको फाइन लगा दो, उनको जेल में रखो, उनको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए जेल में रखो, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे लंबे टर्म के लिए जेल में रखो, या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास इस तरह का, या फिर अगर उससे भी बहुत घिनौना क्राइम करा हुआ है उसने तो उसको मौत की सज़ा भी दी जाती है, टू बी सेंटेंस टू डेथ, टू बी हैंग टू डेथ, इस तरीके से वो भी सज़ा दी जाती है, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में दी जाती है। तो ये जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारी चीज़ ध्यान में रख के लॉज को फ्रेम करता है। वैल्यूज़ जो है वो भी देखी जाती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म आता है प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है प्रियम्बल से। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई चीज़ इंटरप्रेट नहीं हो पा रही है कोर्ट ऑफ लॉ से या और किसी से, तो वो रेफ़र करते हैं प्रियम्बल को। प्रियम्बल किस दृष्टि से, किस सोच विचार से, क्या माइंड में चल रहा था लॉ बनाने वालों के दिमाग में उस टाइम पे, जो सोच के, जो वैल्यूज़, जो प्रिंसिपल्स, जो चीज़ें सोच के उन्होंने लॉ बनाई, वो सब चीज़ें उसमें प्रियम्बल में दिखाई जाती हैं, मतलब वो चीज़ें दिखती हैं। तो अगर किसी को कोई लॉ के इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रियम्बल को रेफ़र करते हैं, जो जुडिशरी है वो प्रियम्बल को रेफ़र करती है, और प्रियम्बल को समझ के फिर उसके बाद में लॉ को समझती है। देन लॉ का मतलब क्लियर होता है कि क्या, किस एंगल से लॉ बनाई गई थी और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर किसी का कोई लॉ का हनन हो रहा है, किसी का कोई राइट्स का हनन हो रहा है, राइट्स उसको नहीं मिल रहे, तो वो ऑफ कोर्स जुडिशरी के पास जा सकता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू सबको राइट्स मिलते हैं। और अगर कभी कोई लॉ गलती से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में बन जाए, जो प्रियम्बल के विरुद्ध में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में बन जाए, तो जुडिशरी जो है उसके पास पावर है कि वो उस लॉ को नलीफाई कर सकती है, उस लॉ को वापस रिवर्स करवा सकती, नलीफाई करा सकती है और बोल सकती है कि नया लॉ बनाइए। तो ये अभी तक आपने समझा सारा पार्लियामेंट और लॉ के बारे में। ये जो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पार्लियामेंट और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, तो पार्लियामेंट है क्या, कहाँ पर है? तो इंडिया का पार्लियामेंट जो है न्यू दिल्ली में है, जो राइट साइड की बिल्डिंग है, दैट इज़ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है, ब्रिटिशर्स के ज़माने की। ये बिल्डिंग जो है गोल वाली, ये राइट साइड पे जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने के ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है। अभी जो पार्लियामेंट हाउस है ये लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया है ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि 2023 में। अभी तो 24 चालू हो गया हुआ है, लेकिन 2023 में ये ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। तो न्यू बिल्डिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, ट्रायंगुलर शेप की जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो न्यू बिल्डिंग है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये ओल्ड बिल्डिंग थी सर्कुलर शेप की, और ये जो है ट्रायंगुलर शेप की, ये न्यू बिल्डिंग है ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। इसमें दोनों हाउसेस थे, लोअर हाउस एज वेल एज द अपर हाउस, ओल्ड बिल्डिंग में भी न्यू बिल्डिंग में भी। तो ये आप जो अभी तक पढ़ रहे थे वो यहाँ पर बैठते हैं राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, अपर हाउस एज वेल एज द लोअर हाउस। और ये एक इंटीरियर की फ़ोटोग्राफ है, ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो सर्कुलर वाली बिल्डिंग थी उसके अंदर की फ़ोटोग्राफ है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, पार्लियामेंट
और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो इसके बाद में हम ये आते हैं, आपको नया वाला पार्लियामेंट हाउस जो ट्रायंगुलर बिल्डिंग में, उसका इंटीरियर का फोटोग्राफ एक दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हो कि किस तरीके से नया वाला पार्लियामेंट बना हुआ है, और ओल्ड वाला पार्लियामेंट भी आपने देख लिया। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, and until the next chapter, see you all and best of luck once again. Bye for now.